अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मूड फ्रेशर। आप सुन रहे हैं खाली घर उर्दू नॉवल। ये एक जिन की कहानी है जो एक लड़की के इश्क में मुब्तला हो गया और उस पर अपना तसल्लुत जमाए बैठा था। आपको अब तक ये स्टोरी कैसी लगी अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और आने वाली तमाम एपिसोड्स की अपडेट के लिए मेरे इस मूड फ्रेशर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। अब सुनते हैं आगे। दादा अकबर की आंखों में जिन के चले जाने से जो चमक पैदा हो गई थी वो फौरन ही ख़त्म हो गई। उसकी आंखों के चिराग बुझ गए। वो बड़ी उदासी से बोला, अब वो बुरी खबर भी सुना दीजिए, नीलम उस घर में नहीं है। दादा गफूर ने साफ और दो टोक लहजे में कहा। नीलम भला वहाँ से कहाँ जा सकती है? अकबर ने दादा गफूर के सभी चेहरे पर नज़र डाली। दादा खुदा के वास्ते जो सच है वो फ़ौरन बता दीजिए। मुझ में बड़ा हौसला है, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगा। बस यही सच है, दादा गफूर ने कहा। जब जिन उस घर को छोड़कर चला गया है तो नीलम वहाँ से कहाँ गायब हो गई? ये नामुमकिन है दादा। क्या नीलम मर गई है? आप लोगों ने वहाँ उसकी लाश देखी है? नहीं अकबर बेटे, ऐसी कोई बात नहीं है। आओ तुम वापस चलो, उस घर के अंदर जाकर देख लो। फिर वो कहाँ गई? मेरा ख्याल है कि जिन उसे अपने साथ ले गया। ये तो बहुत बुरा हुआ दादा। अब हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? सब ठीक हो जाएगा, मैं उसे तलाश करने की कोशिश करूँगा। तुम मुझसे एक वादा करो कि नीलम के जाने का दिल पर असर नहीं लोगे, वैसे ही सब्र का मुजाहरा करोगे जैसा अब तक करते आए हो। ठीक है? जी ठीक है, अकबर ने उदासी से कहा। फुरकान को साथ ले जाकर इमली वाले बाबा से मिलो। तुम उन्हें सारे हालात बताओ, देखो वो क्या कहते हैं, फिर आकर मुझे बताना। मैं अपने तौर पर भी कुछ करने की कोशिश करता हूँ, दादा गफूर ने कहा। फिर उसके बाद इन दोनों के दरमियान कोई गुफ्तगू न हुई। दोनों के होंठ जैसे सख्ती से सिल गए थे। दादा गफूर ने उसे खबर सुनाने को तो सुना दी और अपनी तरफ से समझा भी दिया, लेकिन खुद उनका दिल अंदर ही अंदर कटा जा रहा था। जिनका फरार और नीलम की गुमशुदगी एक सानेहा थी। इस खबर को सुनने के बाद अकबर पर अफसरदगी का हमला हुआ। उसे नहीं मालूम कि वो किस तरह दादा गफूर के घर पहुंचा, दादा गफूर को उनके घर दरवाजे तक छोड़ा और किस तरह वो वापस अपने घर गुलशन पहुंचा। घर पहुंचा तो सब ने उसे फिक्रमंदी से देखा। अकबर ने कोशिश करके मुस्कुराने की कोशिश की। इस मुस्कुराने की कोशिश में उसकी आंखें भर आईं। वो खामोशी से एक सोफे पर धंस गया। साबरा उठकर उसके करीब आ गई और उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, छोड़ आए दादा गफूर को? जी अम्मी, अकबर ने बड़े सपाट लहजे में कहा। दादा गफूर ने क्या कहा? मामू फुरकान उसकी आंखों में देखते हुए बोले। वही जो आप न कह सके, अकबर ने साफ लहजे में कहा। नाराज़ हो मुझसे? मामू फुरकान उठकर उसके दाएं जानिब बैठ गए। नहीं, मैं किसी से भी नाराज़ नहीं हूँ। हाँ, अलबत्ता तकदीर मुझसे ज़रूर नाराज़ है। परेशान मत हो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। साबरा ने उसका हाथ दबाया। अम्मी, अब मुझे लगता है कुछ ठीक नहीं होगा, अकबर ने मायूसी से कहा। अकबर भाई हौसला रखें, राशिदा बोली। बेटा इस तरह हिम्मत हार बैठोगे तो किस तरह काम चलेगा, बाबर अली ने कहा। दादा गफूर ने कोई मशवरा दिया? मामू फुरकान ने पूछा। वो कह रहे थे कि मैं आपको लेकर इमली वाले बाबा से मिलूं, अकबर ने बताया। ठीक है, फिर हम दोनों सुबह उधर चलेंगे। अच्छा, अकबर ने मुख्तसर सा जवाब दिया। वो कुछ सोच रहा था। असल में अब तक उसने जिन के फरार और नीलम की गुमशुदगी को दिल से कबूल नहीं किया था। सोचते सोचते एक ख्याल उसके दिल में आया। उस ख्याल के आते ही वो अपनी माँ से मुखातिब हुआ। अम्मी,
घर की चाबियां कहाँ हैं? चाबी तो तुम्हारे ही पास थी ना बेटा। अम्मी, वो तो सिर्फ गेट के ताले की चाबी है, मैं कमरों की चाबियां मांग रहा हूँ। अलमारी के दराज में पड़ी है, लाऊं? हाँ अम्मी। क्या करोगे? मामू फुरकान ने पूछा। मामू, मैं खाली घर तक जाऊंगा, तमाम कमरों के ताले बंद करके देखूंगा। अगर वो सारे ताले बंद हो गए तो समझूंगा कि वहाँ अब कोई नहीं है, क्योंकि जब हमने घर खाली किया था तो दरवाजे का एक भी ताला बावजूद कोशिश के बंद नहीं हो सका था। ठीक है, तुम जाकर ताले बंद कर आओ, पूरा घर खुला हुआ है, मामू फुरकान ने कहा। राशिदा ने लाकर चाबियों का गुच्छा उसके हाथ पर रखा और बोली, अकबर भाई, आप वहाँ अकेले जाएंगे? अकेले जाने में क्या है, जब वहाँ कोई है ही नहीं, अकबर अफसरदगी से बोला। मामू को साथ ले जाओ, या कहो तो मैं चलूं, बाबर अली ने कहा। अरे नहीं अब्बू, आप आराम से बैठें, मैं अभी आया। ये कहकर वो घर से निकल गया। गाड़ी अभी गेट के बाहर ही खड़ी थी। गाड़ी स्टार्ट करके उसने खाली घर की तरफ रुख मोड़ा। रात हो चुकी थी। वो खाली घर पहुंचा तो घर तारीकी में डूबा हुआ था। इस घर को देखकर एक खौफ की लहर उसके जिस्म में दाखिल हुई। उसने हिम्मत करके गेट पर पड़े ताले को खोला और गेट के दोनों पटों को जोर से धक्का दिया। गेट खुलता चला गया। वो अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ा। सबसे पहले उसने गेट और घर के दरवाजे की बत्तियां रोशन की। फिर वो घर के अंदर दाखिल हुआ। अब वो हर कमरे में दाखिल होकर लाइट जलाता चला जा रहा था। फिर सबसे आखिर में वो अपने बेडरूम के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाज़ा खोलने से पहले उसकी दिल की धड़कन अचानक तेज़ हो गई। उस कमरे से बहुत भयानक और दहशतनाक यादें वाबस्ता थीं। फिर उसने हिम्मत करके दरवाज़ा खोल दिया और कमरे में दाखिल होकर बत्तियां रोशन की। सारे कमरों की तरह ये कमरा भी खाली पड़ा था। बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो छोड़ कर गए थे। बस एक फ़र्क था, अब उस कमरे के फर्श पर समा नहीं रखी थी। उसने कमरे के दरमियान खड़े होकर चारों तरफ नज़रें दौड़ाईं। उसकी नज़रें कुछ ढूंढ रही थीं। वो नौस्ता दीवार पढ़ना चाहता था, लेकिन दीवार पर कुछ लिखा होता तो उसकी नज़र में आता। फिर वो बाथरूम में दाखिल हुआ, लाइट रोशन की। बाथरूम में भी कुछ न था। उसने ऐसे ही दरवाजे के पीछे झांका। उसका ख्याल था कि शायद दरवाजे के पीछे लगी खूंटियों पर नीलम का कोई कपड़ा वगैरह रह गया हो। खूंटियों पर कुछ न था, वो खाली पड़ी थी। लेकिन फिर वो जैसे चौंक उठा। दरवाजे के पीछे कुछ लिखा हुआ था। ये नीलम की तहरीर थी। शायद उसने अपनी लिपस्टिक से कलम का काम लिया था। उसने लिखा था, अकबर, मैं तुम्हारी हूँ, मुझे भूल न जाना। इस तहरीर को देखकर अकबर के दिल पर एक बर्छी सी लगी। उसके सीने के सारे जख्म खुल गए। वो जो बड़ी मुश्किल से अपने आप को जब्त किए हुए था, जब्त के सारे बंद टूट गए। उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। उसने दरवाजे को पकड़ लिया और अपनी पेशानी उस तहरीर पर रख दी। अब वो सिसक सिसक कर रो रहा था। उसके जिस्म पर लर्जा तारी था और दुख आंसू बनकर उसकी आंखों से बह रहा था। नीलम, मेरी नीलम, तुम कहाँ चली गई? तुम मुझे अकेला क्यों छोड़ गई? अब मैं क्या करूं? नीलम, मैं क्या करूं? नीलम, मेरी नीलम। उसके आंसू, उसकी आह बका, उसकी पुकार अगर कोई सुन लेता तो उसका दिल दहल जाता। वो दरवाजे से चिपका जाने कितनी देर रोता रहा। तब उसे अचानक महसूस हुआ जैसे किसी ने अपना नर्म हाथ उसके कंधे पर रखा हो। अकबर ने फौरन पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ न था। अब वो अपने आंसू पोंछता हुआ बाथरूम से निकल आया। चंद सेकंड वो कमरे में खड़ा हुआ, फिर उसने कमरे की भी बत्ती बंद की और बाहर आ गया। उसके बाद उसने ताले में चाबी लगाई, घुमाई, ताला बंद हो गया। फिर उसने एक एक करके सारे घर की बत्तियां बुझा दी और सब कमरों को लॉक कर दिया। फिर उसने कमरे के बड़े दरवाजे में चाबी घुमाई, वो भी बंद हो गया।
थके कदमों से चलता और भीगी आंखों से देखता और टूटे हुए दिल से सोचता वो गेट तक आया। गेट बंद करके गाड़ी में बैठा और घर की तरफ चल दिया। अब उसे यकीन हो गया था कि उस खाली घर में जिन है और न नीलम। गाड़ी चलाते हुए बार बार उसकी आंखों के सामने नीलम की तहरीर आ रही थी। अकबर, मैं तुम्हारी हूँ, मुझे भूल न जाना। क्रीम कलर के दरवाजे पर लिखी हुई ये सुर्ख तहरीर उसके दिल पर छुरियां चला रही थी। उसका दिल डूब डूब जाता था। वो बमुश्किल अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा। गेट खुला हुआ था। उसने गाड़ी अंदर जाकर पार्क की और घर में दाखिल हुआ। घर में उसने किसी से कोई बात न की। चाबियों का गुच्छा साबरा के हाथ पर रखा और अपने कमरे में चला गया। साबरा ने अकबर के पीछे जाना चाहा तो बाबर और मामू फुरकान दोनों ने उसे इशारे से मना कर दिया। उसे मत छेड़ो, उसका चेहरा तो देखो कैसा सता हुआ है, लगता है जैसे बहुत रो कर आया है। साबरा ने बड़े दुख से कहा, उसे अब तन्हा छोड़ दो। तुम उसके पास जाओगी तो वो और रोएगा और दुखी होगा। मामू फुरकान ने साबरा को समझाया। अच्छा, मैं कुछ बोलूँगी नहीं, देख तो आऊँ कि वो अंदर क्या कर रहा है, साबरा ने कहा। जाओ देख आओ, मामू फुरकान ने इजाज़त दी। वो जानते थे कि साबरा अपनी ममता से मजबूर है। साबरा ने फौरन अकबर के कमरे का रुख किया। ये अच्छा था कि उसने अपना दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं किया था। उसने आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर अंदर झाँका। अकबर ने अपने जूते भी नहीं उतारे थे। वो बेड पर चित लेटा छत को घूर रहा था। बहुत गहरी सोच में था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से उसने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर माँ को पाया तो आहिस्ता से बोला, आ जाएं अम्मी। तब साबरा ने पूरा दरवाज़ा खोल दिया। मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल हुई और बोली, आराम कर रहे हो? हाँ अम्मी, अब ज़िंदगी में आराम ही आराम रह गया है। जिससे ज़िंदगी की हलचल मची थी वो तो चली गई। बेटा, फिक्र क्यों करते हो? साबरा ने उसे तसल्ली दी। क्या हुआ, घर के सारे ताले बंद हो गए? हाँ अम्मी, कमरे से शमा भी गायब थी, अकबर ने कहा। अम्मी, मुझे उस घर में नीलम का एक पैगाम मिला है। कैसा पैगाम? साबरा ये कहकर उसके नज़दीक बैठ गई। बाथरूम के दरवाजे के पीछे लिपस्टिक से लिखी हुई नीलम की तहरीर मौजूद है। हाय, साबरा को बड़ी हैरत हुई। क्या लिखा है वहाँ? अम्मी अम्मी, फिर अकबर से कुछ बताया न गया। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। वो अपनी माँ की गोद में सर रखकर रो दिया। फिर साबरा ने उससे कुछ नहीं पूछा, बस खामोशी से उसके बालों में उंगलियां फेरती रही और उसकी आंखों के आंसुओं को अपने दुपट्टे से साफ करती रही। थोड़ी देर के बाद राशिदा कमरे में दाखिल हुई। उसने साबरा के नज़दीक आकर आहिस्ता से कहा, अम्मी, आपको अब्बू बुला रहे हैं। तुम चलो, मैं आती हूँ, साबरा ने उसे जवाब दिया। तब अकबर ने अपना सर साबरा की गोद से उठाकर तकिए पर रख लिया और दूसरी तरफ करवट ले ली। साबरा जब टीवी लाउंज में आई तो बाबर ने कदरे नाराज़गी से कहा, इसीलिए मैं तुम्हें वहाँ जाने से रोक रहा था। तुम वहाँ जम कर ही जाकर बैठ गई। साबरा ने बाबर की बात का कोई जवाब न दिया। मामू फुरकान से मुखातिब हुई, मामू, आपको कुछ मालूम है कि नीलम ने अकबर के नाम क्या पैगाम छोड़ा है? नहीं, मुझे तो नहीं मालूम, मामू फुरकान ने कहा। बाथरूम के दरवाजे के पीछे वो कुछ लिख कर गई है। अभी ये बातें हो ही रही थी कि घर की घंटी बजी। मामू फुरकान का लड़का इरफान, जो हैदराबाद के एक बैंक में मैनेजर था, वो घर में दाखिल हुआ। इरफान यहाँ अपने बाप की तलाश में आया था। मामू फुरकान सुबह के घर से निकले हुए थे। वो अभी तक घर वापस न पहुँचे थे। इरफान घर पहुँचा तो उसे सारे हालात का इल्म हुआ। मामू फुरकान एक मर्तबा जिन के हाथों जिक उठा चुके थे, इसलिए घर का कोई फर्द चाहता न था कि मामू फुरकान इस मामले में खुद को मुलव्विस करें। लेकिन ये बात किसी में कहने की हिम्मत न थी, क्योंकि मामला रिश्तेदारी और इंसानी हमदर्दी का था।
ममानी रेहाना खामोश ही रहती। वैसे वो जानती थी कि मामू फुरकान जिद के किस कदर पक्के हैं। एक मर्तबा जो दिल में समा जाए उसे करके ही छोड़ते हैं। इरफान कुछ मामू फुरकान के सामने बोल दिया करता था। वो जब भी हैदराबाद से आता फ़ोन करता, वहाँ से खत लिखता, अपने बाप को इस मामले में तनबीह का एक आध जुमला ज़रूर लिख देता, बोल देता था। आज भी जब उसे मालूम हुआ कि मामू फुरकान महम पर निकले हुए हैं तो वो दिल ही दिल में बहुत कुढ़ा, लेकिन उसने ममानी रेहाना के सामने उसका इजहार न किया। गुलशन के इस घर में फ़ोन न था, इसलिए उसके सिवा कोई चारा न था कि घर जाकर खैरियत मालूम की जाए। ममानी रेहाना खासी परेशान हो रही थी और उनका परेशान होना भी वजह था। मलेर कोई इतनी दूर न था। इन लोगों को दोपहर तक घर वापस आ जाना चाहिए था, मगर अब शाम गहरी हो चुकी थी और मामू फुरकान का कहीं पता न था। तब इरफान नए घर का पता लेकर निकल पड़ा। इरफान को देखकर मामू फुरकान मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी अम्मी से सब्र न हो सका? अब्बा, आपको देर भी तो बहुत हो गई, इरफान ने बड़े मोदबाना लहजे में कहा। अकबर को जब मालूम हुआ कि इरफान आया है तो वो अपने कमरे से उठकर चला आया। अकबर को देखकर इरफान हैरत ज़दा रह गया। अकबर, तुम यहाँ हो? इरफान की हैरत का अकबर ने कोई खास नोटिस नहीं लिया। वो अपने गम में मुब्तला था। धीरे से बोला, और मुझे कहाँ होना चाहिए था? सुबह तो मुझे अम्मी की बात से ही हो गया था, लेकिन अब तुम्हें यहाँ देखकर सुबह यकीन में तब्दील हो गया है, इरफान ने बड़े पुर यकीन लहजे में कहा। भाई इरफान, क्या हुआ? आपको किस बात का यकीन हो गया? राशिदा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने आज अकबर को हैदराबाद स्टेशन पर देखा था नीलम के साथ, इरफान ने बिल आखिर हैरान करने वाली खबर सुनाई। ये खबर वाकई बड़ी धमाका खेज थी। सब के सब चौंक गए और हैरत से इरफान को देखने लगे। तुमने अकबर को नीलम के साथ देखा था? मामू फुरकान ने दोबारा तस्दीक चाही। जी अब्बा, इरफान ने बड़े यकीन से कहा। पूरी बात तफसील से बताओ, बाबर अली ने बेचैन होकर कहा। मैं हैदराबाद से कराची हमेशा अपनी गाड़ी पर आता हूँ। आज गाड़ी खराब थी तो मैंने सोचा कि बहुत दिन से ट्रेन से सफ़र नहीं किया है, आज ट्रेन से सफ़र किया जाए। स्टेशन पहुंचा, मेरी गाड़ी आने में देर थी। मैं प्लेटफॉर्म पर इधर उधर टहलने लगा। इतने में कराची से आने वाली एक गाड़ी प्लेटफॉर्म पर रुकी। मैं जहां खड़ा था वहां फर्स्ट क्लास का डब्बा था। गाड़ी रुकते ही मेरी नज़र नीलम पर पड़ी। वो बर्थ पर बैठी थी और उसकी नज़रें ऊपर थीं। शायद वो खिड़की खोलने वाले को देख रही थी। फिर मुझे खिड़की में अकबर का चेहरा नज़र आया। नीलम की शक्ल देखते ही मैं खिड़की की तरफ बढ़ चुका था। जब मैंने अकबर को खिड़की से झांकते देखा तो मैंने उसे आवाज़ दी। अपना नाम सुनकर उसने एक नज़र मेरी तरफ देखा। वो आंखें देखकर मैं एक लम्हे को ठिठक गया। वो इंसानी आंखें हरगिज़ नहीं थीं, और अब मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो किसी बिल्ले की आंखें थीं। इस वक्त क्योंकि मुझे यकीन था कि मैं अकबर को अपने सामने देख रहा हूँ, इसलिए मैंने उसकी आंखों पर इतना गौर नहीं किया। लेकिन अब जबकि मुझे ये यकीन हो गया है कि वो अकबर नहीं था, तो वो आंखें अपनी तमाम इसरार के साथ मेरे सामने हैं। बहरहाल अकबर ने अपना नाम सुनते ही फ़ौरन खिड़की गिरा ली। मुझे बड़ी हैरत हुई, कुछ गुस्सा भी आया कि अकबर ने क्या किया। मेरी तरफ देखकर भी खिड़की बंद कर ली। क्या उसने मुझे पहचाना नहीं, या अगर पहचान लिया था तो पहचान कर अनजान बन जाना चाहता है। फिर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने तय किया कि ये अकबर मुझे नहीं पहचानना चाहता तो ना पहचाने। ये अजनबी बन गया है तो मैं भी क्यों ना अजनबी बन जाऊं। बस फिर ये सोच कर मैं खिड़की के सामने से हट आया। कुछ देर के बाद गाड़ी प्लेटफॉर्म से चली गई। घर आया तो सबसे पहले अम्मी से मैंने अकबर की शिकायत की कि वो अपनी बीवी के साथ लाहौर जा रहा था, लेकिन उसने मुझसे स्टेशन पर बात तक न की।
बल्कि मुझे पहचान कर फौरन खिड़की बंद कर ली। मेरी शिकायत सुनकर अम्मी हैरतज़दा रह गईं। उन्होंने बड़े यकीन से कहा कि वो अकबर नहीं हो सकता, क्योंकि अकबर तो आज सुबह तुम्हारे अब्बा के साथ मलेर इमली वाले बाबा से मिलने गया है। फिर शाम तक अब्बा घर नहीं पहुंचे तो और फिक्र लाहक हो गई। अजीब अजीब वसूसे दिल में पैदा होने लगे। तब अम्मी ने घबरा कर मुझे यहाँ भेज दिया कि सही सूरत हाल मालूम करूं। ये कहकर इरफान खामोश हो गया। इरफान क्या खामोश हुआ, गोया सबकी जुबानें स्लिप हो गईं। किसी में हिम्मत न रही कि सवाल करे। अब सवाल करने की ज़रूरत भी क्या थी, सब कुछ सामने आ गया था। इमली वाले बाबा के जुमले से इरफान के बयान तक एक ही दास्तान थी, कड़ी से कड़ी मिलती जा रही थी, इसरार खुलते जा रहे थे। अब ये बात सब पर अच्छी तरह आया हो गई थी कि सैयदपुर का जिन खाली घर को खाली कर गया था, और वो अकेला न गया था, अपने साथ नीलम को भी ले गया था। और किस तरह ले गया था, ये बात भी अब सामने आ गई थी। दादा गफूर ने कहा था कि इमली वाले बाबा से रुजू किया जाए। दादा गफूर के इस हुक्म पर अमल करते हुए मामू फुरकान और अकबर ने एक मर्तबा फिर मलेर के जंगल का रुख किया था। जंगल में दाखिल होकर जल्द ही वो इस पगडंडी पर पहुंच गए जो उनकी जानी पहचानी थी और जिसके जरिए आसानी से नहर तक पहुंचा जा सकता था। जंगल बिल्कुल सुनसान पड़ा था। अकबर बड़ा चौकन्ना होकर चल रहा था। उसकी नज़रें दाएं बाएं घूम रही थी। गाहे गाहे वो पीछे मुड़कर भी देख लेता था। अकबर, क्या परेशानी है? मामू फुरकान ने पूछा। जी कोई नहीं, उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया। पगडंडी वाला रास्ता खत्म हुआ तो पथरीला रास्ता शुरू हो गया। फिर वो खत्म हुआ तो अकबर को अपनी बनाई हुई पत्थरों की निशानी दिखाई देने लगी। नहर आ गई थी। फिर वो बाएं घूम गए। कुछ दूर चले तो इमली का तनावर दरख्त नजर आने लगा। थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्हें इमली के दरख्त में बना हुआ वो मेहराबी खोखा खाली नजर आया। उसके खोखे के सामने पड़ा हुआ वो भारी पत्थर जिस पर इमली वाला बाबा आसन जमा कर बैठता था, वो भी खाली पड़ा था। इमली वाले बाबा का दूर तक पता न था। पिछली मर्तबा भी तो ऐसा ही हुआ था कि बाबा कहीं नजर न आया था, लेकिन जब अकबर ने पानी में जाने की तैयारी की तो बाबा इमली के पीछे से निकल आया था। अब भी यही कयास किया गया कि वो तने के उस तरफ होगा। मामू, क्या करना चाहिए? अकबर ने पूछा। मुझे तो कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। खैर, तुम जरा चबूतरे पर जाकर देखो। किस किस्म की गड़बड़ मामू? मुझे यूं लगता है जैसे इमली के दरख्त के पीछे अब कोई नहीं है। मैं अभी जाकर देखता हूँ। अकबर ने अपने जूते मोजे उतारे, पैंट के पाइंचे ऊपर चढ़ाए और नहर में उतर गया। अभी उसने पहला कदम ही आगे बढ़ाया था कि एक बंदर दरख्त के पीछे से बरामद हुआ और उचक कर भारी पत्थर पर बैठ गया। अकबर ने दूसरा कदम आगे बढ़ाया तो एक और बंदर दरख्त की ओट से निकला और पत्थर पर बैठे हुए बंदर के सामने जमीन पर बैठ गया। अकबर ने तीसरा कदम बढ़ाया तो एक और बंदर दरख्त के पीछे से निकला। अब अकबर जैसे कदम बढ़ाता, हर कदम पर एक बंदर दरख्त की ओट से निकलता और बाहर आकर जमीन पर बैठ जाता। पहला बंदर पत्थर के ऊपर बैठा हुआ था और बाकी आने वाले बंदर दायरे की शक्ल में उसके सामने नीचे बैठते जा रहे थे। अकबर को कुछ मालूम नहीं था कि ऊपर चबूतरे पर क्या हो रहा है। चबूतरा अकबर के कद से खासा ऊंचा था। उसे वहां की सूरत हाल सीढ़ियां चढ़कर ही मालूम हो सकती थी। मामू फुरकान नहर के किनारे खड़े थे। उन्होंने बंदरों की पुरअसरार आमद देख ली थी। बंदरों का दरख्त की ओट से निकलना अब भी जारी था। मामू फुरकान को अंदाज़ा हो गया था कि इन बंदरों के अज़ायम क्या हैं। तब उन्होंने अकबर को आवाज़ दी। अकबर! जी मामू। अकबर ने बढ़ता हुआ कदम रोक कर मामू फुरकान की तरफ देखा।
वापस आ जाओ बेटा। क्यों मामू? जो मुझे नजर आ रहा है वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा। बहस मत करो, फौरन पलट आओ। इस मर्तबा मामू फुरकान की आवाज़ में कोई ऐसी बात थी कि अकबर के बढ़ते हुए कदम रुक गए। वो जल्दी से नहर से निकल आया और जब उसने किनारे पर चढ़कर दरख्त के नीचे देखा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। अरे मामू, ये इतने सारे बंदर कहाँ से आ गए? बस अब वापस चलो, मामू फुरकान ने तनबीह की। लेकिन मामू, अकबर ने कुछ कहना चाहा। ये लेकिन वकीन का वक्त नहीं है। अगर बंदरों ने हम पर हमला कर दिया तो जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। मामू फुरकान ने अकबर का हाथ पकड़ा और उसे जंगल की तरफ खींचने लगे। फिर जब वो बंदरों की जद से निकल आए तो मामू फुरकान ने उसका हाथ छोड़ दिया। ये सब क्या था मामू? अकबर ने पूछा। ये जंगल का इसरार है, मामू फुरकान ने गोल मोल बात की। और इमली वाले बाबा? वो इस वक्त दरख्त के नीचे नहीं थे। अगर थे तो हमसे मिलना नहीं चाहते थे। ये आप कैसे कह सकते हैं? अकबर ने पूछा। ये मेरा अंदाज़ा है। तुम जानते हो कि मेरे अंदाजे किस कदर सही होते हैं, मामू फुरकान ने हंसकर कहा। मामू फुरकान का अंदाज़ा सही था या गलत, उसकी तस्दीक मुमकिन न थी। वो दोनों मलेर के जंगल से मायूस लौट आए। उनकी मुलाकात इमली वाले बाबा से ना हो सकी। अकबर के दिल पर घटा सी छा गई। हर सू अंधेरा फैल गया। नीलम खाली घर में मौजूद थी तो कम से कम इस बात की उम्मीद थी कि वो एक न एक दिन आज़ाद हो जाएगी। अब वो उम्मीद की किरण भी ख़त्म हो गई थी। सैयदपुर का जिन नीलम को ले उड़ा था। उसे नहीं मालूम था कि उसे क्या, किसी को नहीं मालूम था कि सैयदपुर का जिन नीलम को कहाँ ले गया है। अब वो उसे कहाँ तलाश करेगा, कैसे हासिल करेगा? जिससे मदद की उम्मीद थी वो भी गायब हो चुका था। इमली वाले बाबा की जगह बंदरों से मुलाकात हुई थी। मामू फुरकान और दादा गफूर जैसे बेबस हो गए थे। उनके पास झूठी तसल्लियां रह गई थी। जिन के खाली घर से चले जाने और उस बात की शहादत मिल जाने के बाद कि नीलम जिन के साथ गई है, इस बात की ज़रूरत थी कि नीलम के वालिदैन को इस हादसे की इत्तला दे दी जाए। बाबर ने अपने फर्नीचर के शोरूम से लाहौर फ़ोन किया। फयाज हुसैन अपने दफ्तर जा चुका था। वाजिदा घर पर मौजूद थी। उसने चीखते फ़ोन का रिसीवर उठाया। हेलो। हाँ वाजिदा, मैं बाबर बोल रहा हूँ। बाबर भाई, क्या हाल है? वाजिदा ने पूछा। वाजिदा, इधर एक हादसा हो गया है, बाबर अली ने अफसरदा लहजे में कहा। या अल्लाह, खैर? वाजिदा ने फ़ौरन अपना दिल थाम लिया। क्या हुआ नीलम? क्या हुआ बाबर भाई? नीलम तो खैरियत से है। वाजिदा, नीलम को जिन ले उड़ा है। हाय अल्लाह! ये खबर सुनकर वाजिदा पर लर्ज़ा तारी हो गया। वो उसे कहाँ ले गया है? हाय मेरी बच्ची! कुछ नहीं मालूम, बाबर अली ने मायूसी से कहा। मामू फुरकान के लड़के इरफान ने नीलम को हैदराबाद स्टेशन पर कराची जाने वाली एक गाड़ी पर देखा था। जिन ने अकबर का रूप धारा हुआ था। ओ मेरे खुदा, अब क्या होगा? वाजिदा पर लर्ज़ा तारी था। फयाज कहाँ है? वो अभी अपने ऑफिस के लिए निकले हैं, मैं अभी उन्हें इत्तला देती हूँ, वाजिदा ने कहा। वाजिदा, तुम लोग कराची क्यों नहीं आ जाते? बाबर अली बोला। बाबर भाई, अगर सीट मिल गई तो हम आज शाम ही कराची पहुंच जाएंगे। हाँ, तुम लोग आ जाओ तो फिर मिल बैठ कर सोचेंगे कि आइंदा क्या करना है। वाजिदा और फैयाज हस्बे प्रोग्राम 6 बजे की फ़्लाइट से कराची पहुंच गए। सपहर को फैयाज ने अपने आने की इत्तला दे दी थी, इसलिए अकबर ने उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव कर लिया। वो आए भी और चले भी गए, लेकिन ये बात न तय हो सकी कि नीलम के सिलसिले में क्या किया जाए। मामू फुरकान भी इस मजलिस से मुशावरत में शामिल थे, लेकिन किसी के पास कोई हल न था। मुख्तलिफ तजावीज़ पेश हुई। किसी ने कहा कि नीलम की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी जाए, लेकिन सवाल ये था कि पुलिस उस सिलसिले में क्या कर सकती थी। 2 पुलिस अफसर पहले ही खाली घर से सजा पा चुके थे।
फिर सोचा कि अखबारों में नीलम की तस्वीर के साथ एक इश्तिहार दिया जाए जिसमें नीलम से मुखातिब होकर कहा जाए कि वो जहाँ कहीं भी है फ़ौरन अपने पते से आगाह करे। फिर ये तजवीज़ भी मुसर्रत हो गई, क्योंकि ये क्या ज़रूरी था कि नीलम इस इश्तिहार को देख लेगी। जाने जिन ने उसे कहाँ ले जाकर रखा होगा। नीलम में इतनी अकल तो है, वो अगर इस पोजीशन में होती तो खुद ही अपने पते से आगाह कर देगी। उसने अगर अपने पते से आगाह कर भी दिया तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। वो इतने दिन खाली घर में रही तो किसी ने सैयदपुर के जिन का क्या बिगाड़ लिया। वाजिदा और फैयाज 2 दिन कराची रहकर वापस लाहौर चले गए। वाजिदा की हालत बहुत ख़राब थी। वो उस तसव्वुर से ही कांप जाती थी कि जिन उसकी बेटी को अपने साथ ले गया है। जाने उसने उसका क्या हसर किया होगा। कराची से लाहौर तक उसकी आंखों से अश्क रवा रहे। वाजिदा और फैयाज हुसैन के लाहौर जाने के बाद इन लोगों ने किराए का घर भी छोड़ दिया और खाली घर में वापस आ गए। खाली घर में शिफ्ट होने से पहले दादा गफूर को लिया गया। उन्होंने इस घर में झाड़ फूंक की। इस घर का चप्पा चप्पा धुलवाया गया। हर कमरे में अगरबत्ती जलाई गई, कुरान खानी करवाई गई। तब जाकर ये लोग अपने मकान में वापस आए। पहली रात इस मकान में बड़ी बेचैन गुजरी। ये लोग इस मकान में शिफ्ट तो हो गए थे, झाड़ फूंक और दूसरी एहतियाती तदाबीर भी अख्तियार कर ली गई थी, फिर भी सारी रात धड़का लगा रहा कि जाने किधर से मियाऊं की आवाज़ आ जाए और सारा मामला तलपट हो जाए। अकबर ने अपने बेडरूम में सोना चाहा था, लेकिन किसी ने उसे सोने नहीं दिया था। सब ने एक जुबान होकर कहा था, नहीं अकबर, अभी तुम वहाँ न सोना। तब अकबर ने मजबूरन गेस्ट रूम में जाकर सोया था। वो रात खैरियत से गुजर गई थी। फिर तमाम रातें खैरियत से गुजरने लगी थी। कहीं से कोई आवाज़ न आई थी। काला बिल्ला दिखाई दिया था, न कोई और डरावनी शक्ल नजर आई थी। घर में सुकून फैल गया था। घर में तो सुकून फैल गया था, लेकिन अकबर का सुकून लुट गया। अब वो अपने बेडरूम में सोने लगा था। उस बेडरूम से बड़ी दहशतनाक यादें वाबस्ता थी। इन अजियतनाक यादों के बावजूद उसे इसी कमरे में सुकून मिलता था। नीलम का ज़्यादातर वक्त इसी कमरे में गुजरा था। वो इसी बेड पर सोई थी। इस कमरे की हर चीज़ को उसने छुआ था। जब वो उस कमरे में दाखिल होता तो जाने क्यों उसे ये एहसास होता कि नीलम उसके आसपास ही है। बाथरूम के कवाड़ पर लिखी हुई उसकी तहरीर, अकबर मैं तुम्हारी हूँ, मुझे भूल न जाना, बड़ा तड़पाती। वो जब भी बाथरूम में जाता तो वो दरवाज़ा बंद करके लिपस्टिक से लिखे हुए इन सुर्ख लफ्ज़ों को धड़कते दिल से देखे जाता। वक्त गुजरने के साथ ये तहरीर हल्की से हल्की होती जा रही थी। इस तहरीर के अलावा उसके पास नीलम का एक खत भी था, जो उसने इस घर में आते हुए लिखा था। अपनी मजबूरियां जाहिर की थी और पीछा न करने की तनबीह की थी। दीवार और कागज पर लिखी हुई ये तहरीरें अकबर की जिंदगी का कुल असासा थी। वो जब भी अकेला होता, नीलम के लिखे लफ्ज़ उसके इर्द गिर्द रक्स करने लगते, जलने बुझने लगते। वो बेड पर लेटकर आंखें बंद कर लेता और इन मोहब्बत भरे लफ्ज़ों को रक्षा देख देख कर सो जाता। फिर उसने नीलम की इस तस्वीर को, जिसमें वो दुल्हन बनी हुई थी, खासा बड़ा करवा लिया था और उस 2 फीट चौड़े और 2.5 फीट लंबे खूबसूरत फ्रेम को अपने बेड के सामने दीवार पर आवेज़ा कर लिया। वो लेटता तो नीलम का मुस्कुराता हुआ पोर्ट्रेट उसके सामने होता। नीलम का हसीन चेहरा देखते देखते वो बेअख्तियार पुकार उठता, नीलम तुम कहाँ हो। नीलम कहाँ थी ये किसी को मालूम न था। इन 2-3 महीनों में वो मुख्तलिफ शहरों में दिखाई दी थी। मुख्तलिफ लोगों ने उसे देखा था। कराची से गए हुए नीलम को अभी 1 हफ्ता हुआ था। ये इस वक्त की बात है। सैयदपुर का जिन सबसे पहले उसे उसके शहर लेकर पहुंचा था।
नीलम इस शहर में पली बढ़ी थी, जवान हुई थी। उसके यहाँ वालिदैन थे, ढेर सारी सहेलियाँ थी। सुमन आबाद का वो घर जिसके आंगन में उसने पाँव पाँव चलना सीखा और उस आंगन से डोली में बैठाया गया। स्कूल, कॉलेज, बचपन की मासूम शरारतें, जवानी की शौखियाँ, यहाँ क्या नहीं था। इस शहर के प्लेटफॉर्म पर कदम रखा तो वो झूम सी गई। लाहौर से रुखसत हुए अगरचा अभी ज़्यादा वक्त न गुजरा था, लेकिन उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो साल 2 साल के बाद लाहौर वापस पलटी है। बेशुमार यादों ने उसे आ घेरा, हर तरफ से खुशबू सी आने लगी। प्लेटफॉर्म पर उतरकर उसने सैयदपुर के जिन की तरफ देखा। वो अकबर बना हुआ था, वो हूबहू अकबर था। उसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो अकबर नहीं है, बस वो अपनी आँखों से मार खाता था। इन आँखों को छुपाने के लिए उसने स्याह चश्मा लगाना शुरू कर दिया था। कर्ल, नीलम उससे मुखातिब हुई। हाँ, सैयदपुर के जिन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। क्या बात है? मैं अपने घर जाऊंगी। कहाँ, कराची? सैयदपुर के जिन ने सूटकेस उठाया और आगे बढ़ा। नीलम उसके साथ साथ चलने लगी। नहीं, अपने माँ बाप के घर। लेकिन ये बात तो रास्ते में तय हो चुकी है कि तुम अपने वालिदैन के घर नहीं जाओगी। क्या हो जाएगा अगर चली जाऊंगी तो? अब बेवकूफ़ी की बातें ना करो। तुम अपने घर गई तो बहुत खराबी पैदा हो जाएगी। वो लोग तुम पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो कि अब तुम पर मेरे सिवा किसी का कब्जा नहीं हो सकता। हम इस शहर के सबसे बड़े होटल में ठहरेंगे। तुम जहाँ कहोगी मैं तुम्हें ले चलूँगा। खूब घूमो फिरो, ऐश करो। हम इसलिए कराची से निकले हैं। ये सुनकर नीलम खामोश हो गई। वो जानती थी कि सैयदपुर का जिन बहुत ज़िद्दी है। जिस बात की ठान लेता है वो करके छोड़ता है। टैक्सी लेकर वो शहर के एक बड़े होटल पहुंचे। कमरे में पहुंचकर नीलम ने चाय मंगवाई। चाय पीकर वो कुछ देर आराम की गरज से बेड पर लेट गई। सैयदपुर के जिन ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और जब वो वापस पलटा तो काला बिल्ला बन चुका था। वो उछल कर बेड पर आया और नीलम के खूबसूरत कदमों से लपेटने लगा। दूसरे दिन वो उसे जहांगीर के मकबरे की सैर कराने ले गया। नीलम का वहाँ दिल न लगा तो वो उसे रावी किनारे ले गया, किश्ती में बैठाया। सैयदपुर के जिन ने इंसानी रूप ज़रूर धार लिया था, लेकिन वो इंसान तो न था, इसलिए उससे कहीं ना कहीं गलती ज़रूर हो जाती थी। कभी वो चश्मा लगाना भूल जाता तो नीलम उसे टोकती। इस वक्त वो किश्ती को चप्पुओं से चलाते चलाते जिन बन गया। नतीजे में किश्ती खुद ब खुद हरकत में आ गई और इस तरह चलने लगी जैसे मोटरबोट चलती है। किनारे पर खड़े हुए लोगों ने इस कश्ती को बड़ी हैरत से देखा जो बगैर चप्पुओं के चल रही थी। तब नीलम ने घबरा कर उसे टोका। कर्ल, ये क्या कर रहे हो? सैयदपुर के जिन को फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ और वो इंसान बनकर अपने हाथों से किश्ती को चलाने लगा। रावी से वापसी पर सैयदपुर के जिन ने अनारकली का रुख किया। वो नीलम को कुछ शॉपिंग कराना चाहता था। नीलम ने अनारकली के बाज़ारों में अपनी पुरानी दुकान का रुख किया। ये कपड़े की बहुत बड़ी दुकान थी। वाजेदा हमेशा यहीं से कपड़ा खरीदती थी। इस दुकान का मालिक रियाज उससे अच्छी तरह वाकिफ था। नीलम ने कुछ सोच कर ही उस दुकान का रुख किया था। नीलम दुकान में दाखिल हुई तो दुकान का मालिक रियाज उसे देखकर बहुत खुश हुआ। आइए नीलम बीबी, अच्छा साहब भी साथ हैं। फिर रियाज ने सैयदपुर के जिन को सलाम किया और हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया। सैयदपुर के जिन ने बड़ी खुश इखलाकी से उसके सलाम का जवाब दिया, लेकिन पतलून की जेब से अपना हाथ ना निकाला। तब रियाज ने झेप कर अपना हाथ पीछे कर लिया और नीलम से मुखातिब हुआ। आप कब आई नीलम बीबी? मैं कल आई। और सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल ही तो बेगम साहबा से फ़ोन पर बात हुई है। उनके मतलब का कपड़ा आया हुआ है, इसलिए मैंने फ़ोन किया था
के आकर देख जाएं। उन्होंने आज आने का वादा किया है, लेकिन बेगम साहबा ने आपका जिक्र तो नहीं किया, भूल गई होंगी। नीलम ने ये कहकर सैयदपुर के जिन की तरफ देखा जो बुत बना कुर्सी पर बैठा था। आपको क्या दिखाऊं बीबी? रियाज बोला। कोई नया कपड़ा आया हो तो बताएं। फिर नीलम ने 2 सूटों का कपड़ा खरीदा और अदायगी की और वो दोनों बानो बाजार से निकल आए। बाजार की एक गली से ये दोनों बाहर निकले तो दूसरी गली से वाजिदा और फैयाज दाखिल हुए। सैयदपुर के जिन को इंसानों के दरमियान रहकर बेचैनी शुरू हो जाती थी। अंदर गली में खासा रश था। उसकी हालत दिगरगू होने लगी। उसने जल्दी से नीलम का हाथ थामा और तेजी से माल रोड की जानिब निकल गया। फिर टैक्सी पकड़कर होटल का रुख किया। सैयदपुर का जिन नीलम को हर तरह से खुश रखने की कोशिश कर रहा था। उसने लाहौर का चप्पा चप्पा उसे दिखा दिया था, वो जगह भी दिखा दी थी जिन्हें उसने लाहौर में रहते हुए पहले कभी नहीं देखा था। नीलम के मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ हुक्म का दर्जा रखता था। वो जरा भी ख्वाहिश करती सैयदपुर का जिन फौरन उसकी फरमाइश पूरी कर देता, लेकिन नीलम के दिल की कली फिर भी न खिलती। बस वो उसका दिल रखने के लिए मुस्कुरा देती। कराची से निकले हुए और लाहौर में रहते हुए 1 हफ्ता हो गया था। सैयदपुर का जिन हर वक्त उसकी नाज बिरादरियों में लगा रहता। इस वक्त भी वो होटल के कमरे में उसकी नाज बिरादरियों में मसरूफ़ था। नीलम कुर्सी पर बैठी थी और वो सामने बैठा उसे मोहब्बत पाश नज़रों से देख रहा था। इस वक्त वो शहजादे के रूप में था और उसे टिकटिकी बांधे देखे जा रहा था। क्यों देख रहे हो ऐसे? मुझे क्या खाने का इरादा है? नीलम, मैं तुम्हें खा जाने वाली नज़रों से तो नहीं देख रहा। अच्छा फिर? नीलम ने तंजिया कहा। मैं तो बड़ी मोहब्बत की नज़र से देख रहा हूँ। मोहब्बत की नज़र? नीलम ने नफ़रत से होंठ सिकोड़े। दुनिया का कोई इंसान तुम्हें वो कुछ नहीं दे सकता जो मैंने तुम्हें दिया है, लेकिन फिर भी तुम्हारे होठों पर मुस्कुराहट नहीं आई। नीलम, मैं तुमसे शदीद मोहब्बत करता हूँ। मुझे बताओ, मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम खुश हो जाओ? अच्छा ठहरो। फिर सैयदपुर का जिन उसके कदमों में बैठ गया। उसने उसके पैर से चप्पल उतार कर एक तरफ रखे। उसके खूबसूरत पैरों को इस तरह देखा जैसे सेल्समैन जूतों के साइज का अंदाज़ा करने के लिए देखता है। सैयदपुर के जिन ने एक हाथ खला में फैलाया तो इसी लम्हे उसके हाथ पर मोतियों की माला जाहिर हो गई। फिर उसने दूसरा हाथ फैलाया, उस हाथ पर भी मोतियों की एक लंबी माला आ गई। नीलम, ये दुनिया की बेशकीमत मोती हैं जो मैं तुम्हारे इन हसीन पैरों की नज़र कर रहा हूँ। सैयदपुर के जिन ने ये कहकर मोतियों की मालाएं उसके पैरों में डाल दी। नीलम ने थोड़ा आगे होकर अपने पैरों को देखा और एक झटका देकर इन मोतियों को परे कर दिया। मुझे नहीं चाहिए कुछ, उसने बड़ी बेजारी से कहा। तब सैयदपुर के जिन ने उसके पैर पकड़ लिए और अपना सर उसके कदमों में रख दिया। नीलम तड़प कर खड़ी हो गई। उसने गुस्से से कहा, ये क्या करते हो? फिर मैं क्या करूं? किस तरह तुम्हारे होठों पर मुस्कुराहट लाऊं? मुझे बताओ, मैं और क्या करूं? मुझे आज़ाद कर दो। नीलम ने बड़े तीखे लहजे में कहा। ये सुनकर सैयदपुर के जिन के तेवर बिगड़ गए। वो एक झटके से उठा और उसने एक हाथ घुमाकर नीलम के मुंह पर मारा। नीलम थप्पड़ खाकर कुर्सी से टकराई और बेड पर गिर गई। आज के बाद तुम्हारे मुंह से ये जुमला ना सुनूं। अगर आइंदा तुमने आज़ादी की बात की तो ऐसी सज़ा दूंगा कि लोग तुम्हें देखकर इबरत पकड़ेंगे। याद रखो, अब तुमने मेरे साथ ही मरना जीना है। नीलम ने जवाब में कुछ न कहा। वो बेड पर औंधे मुंह लेटकर बहुत देर तक रोती सिसकती रही और जब तक वो रोती रही तब तक सैयदपुर का जिन हाथ जोड़े उससे बड़ी आजीजी से माफ़ियाँ मांगता रहा। ये दूसरे दिन की बात है। नीलम और सैयदपुर का जिन कहीं घूम कर होटल वापस आए थे। रात का वक्त था।
ये लोग होटल में दाखिल हुए तो नीलम की नज़र अचानक सामने पड़ी। अगरचा वाजिदा और फैयाज की उस तरफ पुस्त थी, लेकिन नीलम को अपने वालिदैन को पहचानने में देर न लगी। नीलम ने बड़ी बेकरारी से आवाज़ दी, अब्बू। सैयदपुर के जिन ने भी वाजिदा और फैयाज को देख लिया था। फैयाज हुसैन इस शहर का एक बड़ा फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर था। वो इस होटल में किसी फिल्म तकरीब में शरीक होने आया था। उससे पहले कि नीलम भागकर इन दोनों के नज़दीक जाती या वो उसकी आवाज़ सुनकर उसकी तरफ मुतवज्जा होते, सैयदपुर के जिन ने उसका हाथ पकड़ लिया। नीलम का वो कदम जो अपने वालिदैन की तरफ उठने वाला था रुक गया। सैयदपुर के जिन ने फिर उसे घूर कर देखा। तब नीलम को कुछ होश न रहा। जब उसको होश आया तो वो होटल के कमरे में थी। खुद को होटल के कमरे में पाकर वो एकदम तड़प कर उठी और हिज़यानी अंदाज में चीखी, अब्बू, मेरे अब्बू। नीलम, ये क्या पागलपन है, ये क्या पागलपन था। अगर वो लोग तुम्हारी पुकार सुन लेते, पीछे मुड़कर देख लेते तो क्या होता। अय काश वो मेरी आवाज़ सुन लेते, नीलम ने बड़ी हसरत से कहा। वो अगर तुम्हारी आवाज़ सुन लेते, पीछे मुड़कर देख लेते तो क्या होता। कुछ नहीं होता, बस एक तमाशा होता। वो तुम्हें मुझसे छीन कर नहीं ले जा सकते थे। अगर वो ऐसा करते तो नुकसान उठाते। अब मैंने फैसला किया है कि हम मुजीद इस शहर में नहीं रहेंगे। नीलम ने कोई जवाब न दिया। वो क्या जवाब देती। वो जानती थी कि सैयदपुर के जिन के फैसले अटल होते हैं। वो नीलम को लाहौर ला सकता था तो लाहौर से ले जाने का हक भी रखता था। नीलम अपने शहर में एक धुंधली आस के सहारे चली आई थी। क्या पता वहाँ क्या सूरत हाल पेश आए। हो सकता है कोई मुअज्जज़ा हो जाए और उसकी जान सैयदपुर के जिन से छूट जाए। वालिदैन से मिलने और घर न जाने का वादा जिन ने नीलम से ले लिया था। उसने वादा कर भी लिया था, लेकिन ये सच्चा वादा न था। उसने सोच लिया था कि लाहौर में जब भी कोई आज़ादी की किरण दिखाई देगी, वो फौरन उसके पीछे लपकेगी, उस इस कफ्स की तितलियां तोड़ने की कोशिश करेगी, कोई राह फरार तलाश करेगी। और ऐसा उसने कर भी लिया था। उसने अपने वालिदैन को इस शहर में मौजूदगी की खबर भिजवा दी थी। वो अनारकली के बानो बाजार में शॉपिंग की गरज से नहीं गई थी। वो वहाँ रियाज को अपना चेहरा दिखाने गई थी। वो जानती थी कि वाजिदा इस दुकान पर अक्सर चक्कर लगाती रहती है, या फिर रियाज खुद ही किसी नए कपड़े की आमद पर उसे फ़ोन कर देता था। उसे मालूम था कि रियाज उसे अपनी दुकान पर देखेगा तो उसकी आमद का जिक्र ज़रूर करेगा। इस तरह वाजिदा और फैयाज हुसैन को उसके लाहौर में होने का इल्म हो जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही था। उसकी ये तरकीब कामयाब हो गई थी। दुकान पर पहुंचकर उसे मालूम हुआ था कि वाजिदा आज दुकान पर आने वाली है। अगर वो कुछ देर और वहाँ ठहर जाती, सैयदपुर का जिन उसे बाजार से निकलने की कोशिश न करता, तो दुकान पर उसकी वाजिदा और फैयाज से मुलाकात यकीनी थी। उस दिन वो एक गली से निकले थे तो दूसरी गली से उसके वालिदैन दाखिल हुए थे। रियाज ने उन्हें खुश आमदीद कहने के बाद सबसे पहले नीलम का जिक्र किया था। बेगम साहबा नीलम बीबी आई थी, उनके साहब भी साथ थे। वो अभी 2 सूटों का कपड़ा लेकर गई हैं। नीलम बीबी? वाजिदा ने बड़ी हैरत से कहा और फिर फैयाज की तरफ देखा। फैयाज ने आंखों ही आंखों में वाजिदा को इशारा किया। वो नहीं चाहता था कि दुकान के मालिक रियाज को नीलम के बारे में किसी बात का इल्म हो। फिर उन्होंने बातों ही बातों में सारी तफसील जान ली, लेकिन इस तफसील में कोई ऐसी बात न थी जिससे ये अंदाज़ा होता कि नीलम कहाँ ठहरी है, और जाहिर है इस बात का मालूम होना मुमकिन न था। वाजिदा और फैयाज ने ये बात समझ ली, क्योंकि सैयदपुर का जिन उसके साथ था और उसके सामने वो कोई बात नहीं कर सकती थी। वो उस दुकान तक आ गई थी, यही उसने खासा अक्लमंदी का काम किया था। उसने कम अज़ कम इस शहर में अपनी मौजूदगी का एहसास तो दिला दिया था।
वो कहाँ थी, इस बारे में जान लेना आसान न था। लाहौर कोई छोटा शहर न था। इस शहर में नीलम का पता चला लेना किसी तरह मुमकिन न था। फिर ये भी यकीन नहीं था कि वो कुछ दिन लाहौर में क़याम करेगी या जिन उसे सुबह ही किसी और शहर की सैर कराने ले जा चुका होगा। घर पहुंचकर वाजिदा ने सबसे पहले कराची फ़ोन पर बात की। इत्तेफाक से अकबर ने रिसीवर उठाया। अकबर, नीलम यहाँ लाहौर में है। वाजिदा ने धमाका खेज खबर सुनाई। क्या वो आपके घर पहुँच गई? नहीं, वो यहाँ नहीं आई, और अब तो ये भी मालूम नहीं कि वो कहाँ है। आज शाम वो एक कपड़े की दुकान पर आई थी। उस दुकान का मालिक हमारा पुराना वाकिफ खार है। उस दुकान से उसने 2 सूटों का कपड़ा खरीदा और चली गई। क्या वो अकेली थी? नहीं, उसके साथ सैयदपुर का जिन था, और दुकान के मालिक ने उसे तुम्हारी शक्ल में देखा। दुकान का मालिक रियाज नीलम की शादी में मौजूद था। उसने तुम्हें देखा हुआ है, वो तुम्हें पहचानता है। अच्छा खाला, आप मेरा इंतज़ार करें, मैं लाहौर पहुंच रहा हूं। फिर अकबर दूसरे दिन लाहौर पहुंच गया। उधर अकबर लाहौर पहुंचा, उधर नीलम को फ़ोन करने का मौका मिल गया। जब से नीलम रियाज की दुकान से होकर आई थी, उसके दिल में खलबली सी मची थी। वो पूरी रात सो नहीं सकी थी। वो यही सोचती रही थी कि उसके वालिदैन को उसके बारे में मालूम हो गया होगा। वो सोच रहे होंगे कि नीलम को कहाँ ढूंढें। हो सकता है उन्होंने अकबर को भी फ़ोन कर दिया हो और अकबर लाहौर भी पहुंच चुका हो। सैयदपुर का जिन हर वक्त उस पर सवार रहता था। कभी वो शहजादे के रूप में ज़ाहिर हो जाता था तो कभी काला बिल्ला बन जाता था। होटल के कमरे से बाहर निकलता तो अकबर की शक्ल अख्तियार कर लेता। गरज किसी न किसी रूप में वो उसकी निगाहों के सामने रहता। रियाज की दुकान से आने के बाद नीलम इस फिक्र में थी कि किसी तरह घर फ़ोन करके बता दे कि वो इस वक्त कहाँ है। वो मौके की तलाश में थी। सैयदपुर का जिन कुछ देर के लिए कमरे से गायब हुआ तो वो फ़ोन करे। फिर उसे मौका भी मिल गया। सैयदपुर का जिन नीलम के नाश्ता करने के बाद से कमरे में कहीं नज़र नहीं आ रहा था। कुछ देर वो कमरे में इधर उधर बैठी टहलती रही, फिर कभी लेट जाती। बाथरूम भी गई, लेकिन उसे कहीं उसकी मौजूदगी का एहसास न हुआ। कमरे में कहीं सैयदपुर का जिन मौजूद न था। तब उसने जल्दी से रिसीवर उठाकर ऑपरेटर का नंबर मिलाया और उसको अपने घर का फ़ोन नंबर दिया और फ़ौरन ही रिसीवर क्रेडिल पर रख दिया। चंद सेकंड के बाद घंटी बजी। उसने रिसीवर उठाया। ऑपरेटर ने बताया कि बेल जा रही है। फिर उधर से किसी ने रिसीवर उठाया और आहिस्ता से हेलो कहा। इस आवाज़ को सुनकर नीलम के जिस्म में सनसनी सी फैल गई। उधर से फ़ोन उठाने वाला अकबर था। अकबर, तुम? नीलम, तुम कब आए? तुम कहाँ हो? अपना पता बताओ। अकबर, मैं। नीलम होटल का नाम और पता बताने लगी थी कि अचानक कहीं से नमूदार होकर काले बिल्ले ने नीलम पर छलांग लगाई। काले बिल्ले का गधे जैसा वजन वो बर्दाश्त न कर सकी। बेड से नीचे कालीन पर गिरी। उसके हाथ से रिसीवर छूट गया। नीलम, खुदा के वास्ते अपना पता बताओ, तुम्हें क्या हुआ? अकबर ने बेकरारी से कहा। तुम कहाँ हो? जवाब में टेलीफोन पर काले बिल्ले की गुर्राहट सुनाई दी। हेलो हेलो, नीलम, तुम कहाँ हो? अकबर चीखा। सैयदपुर के जिन ने इंसानी शक्ल अख्तियार करके रिसीवर खामोशी से क्रेडिल पर रख दिया। फ़ोन बंद होते ही अकबर के दिल पर धुआं सा छा गया। नीलम की आवाज़ सुनकर जो उम्मीद बंधी थी, जो खुशी हुई थी, वो आनन फानन ख़त्म हो गई। नीलम फ़ोन पर ये न बता सकी तो क्या हुआ? अकबर ने उस कॉल से ये अंदाज़ा ज़रूर लगा लिया कि वो कहाँ हो सकती है। नीलम किसी के घर में नहीं हो सकती थी। किसी के घर जिन नीलम को लेकर नहीं जा सकता था। ये फ़ोन किसी पब्लिक बूथ से भी नहीं किया गया था। ये फ़ोन किसी ऐसी जगह से किया गया था जहाँ नीलम अकेली थी। जिन कहीं गया हुआ था और ये जगह किसी होटल का कमरा ही हो सकती थी।
अगले 2 दिनों में अकबर और फैयाज हुसैन ने मिलकर लाहौर के कई बड़े छोटे होटल छान मारे। काउंटर पर नीलम नाम की लड़की का पता किया मगर कुछ पता न चल सका। रात को एक बड़े होटल में कोई फिल्मी तकरीब थी। फैयाज और वाजिदा वहां चले गए। अकबर को भी उन्होंने ले जाना चाहा मगर अकबर ने इनकार कर दिया। उसके सर में दर्द था। उसने घर पर रहना बेहतर समझा। यहाँ वाजिदा और फैयाज की मुलाकात नीलम से होते होते रह गई। दूसरे दिन सुबह ही सैयदपुर के जिन ने लाहौर छोड़ दिया। फैयाज और अकबर ने लाहौर के तमाम काबिले ज़िक्र होटल छान मारे थे और अब एक ही होटल रह गया था। ये शहर का सबसे बड़ा होटल था। अब तक वो सिर्फ नीलम का नाम बताकर उसके बारे में मालूमात हासिल करते रहे थे। आज फैयाज ने काउंटर पर नीलम की तस्वीर रखी और उसके बारे में मालूमात चाही। रिसेप्शनिस्ट ने इस तस्वीर को देखकर चौंक पड़ा और बोला, ये लोग आज ही तो यहाँ से गए हैं। फिर उसकी नज़र अकबर पर पड़ी। अकबर की सूरत देखकर वो परेशान हो गया। एक नज़र उसने फैयाज को देखा, फिर अकबर को देखा, उसके बाद नीलम की तस्वीर पर नज़र डाली और घबरा कर बोला, सर ये आप लोगों का पूछ रहे हैं, मैं वो नहीं हूँ। अकबर ने बड़े एतमाद से कहा, इस लड़की के साथ जाने वाला मेरा हमशक्ल है। क्या आप बता सकते हैं कि वो लोग कहाँ गए हैं? ओह, उसने होंठ सिकोड़ कर रह गया। नहीं सर, वो कुछ बता कर नहीं गए। ये जवाब सुनकर दोनों के चेहरों पर मायूसी फैल गई। नीलम के कपड़े की दुकान पर देखे जाने और फ़ोन की आमद से इस बात की तवक्को हो गई थी कि वो इसी शहर में है और एक ना एक दिन मिल जाएगी। तमाम होटलों के खाक छानने के बाद नीलम का पता चला तो मालूम हुआ कि वो लोग लाहौर छोड़ गए। अब वो कहाँ गए ये कौन बता सकता था। अकबर दिलबर्दस्ता होकर लाहौर से कराची वापस आ गया। फिर नीलम इस्लामाबाद में देखी गई। नीलम की एक दोस्त बीना ने उसे एक जनरल स्टोर से निकलते देखा। वो एक काली चादर ओढ़े हुए थी। इस चादर से उसकी पेशानी भी ढकी हुई थी। बीना ने उसे देखकर कई आवाज़ें दी मगर वो रुकी नहीं। वो रुकती कैसे? जैसे ही बीना ने उसे पुकारा, सैयदपुर के जिन ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया और उसे तेजी से खींचता हुआ उस गाड़ी में जा बैठा जो होटल से किराए पर ली गई थी। फिर नीलम आनन फानन बीना की नज़रों से ओझल हो गई। बीना को उसकी इस बेइतनाई पर बड़ा दुख हुआ। शादी होने का ये मतलब तो नहीं था कि आदमी अपने दोस्तों को ही भूल जाए। 3-4 दिन के बाद जब बीना लाहौर वापस पहुंची तो उसने नीलम के घर फ़ोन किया। वाजिदा ने फ़ोन उठाया। बीना ने वाजिदा से इस्लामाबाद में नीलम से मुलाकात का जिक्र किया और उसके रवैये की शिकायत की। फैयाज को जैसे ही मालूम हुआ कि नीलम इस्लामाबाद में देखी गई है, वो फ़ौरन वहां पहुंचा। इस मर्तबा उसने नीलम की तलाश 5 स्टार होटलों से की। एक होटल में उनका पता चल गया, लेकिन पता चलना बेकार ही रहा क्योंकि एक रात पहले वो होटल छोड़ चुके थे। फैयाज ने 2-3 होटल और चेक किए कि शायद किसी और होटल में शिफ्ट हो गए होंगे, लेकिन ये तलाश बेसूद साबित हुई। सैयदपुर का जिन इस्लामाबाद छोड़ चुका था। फिर फैयाज के एक दोस्त ने नीलम को मरी में देखा। वो अकबर के साथ एक होटल से निकल रही थी। जब फैयाज को ये मालूम हुआ कि नीलम मरी में है तो उसने फ़ौरन मरी का रुख किया। बड़े होटलों से उसकी तलाश शुरू की, लेकिन नतीजा कुछ न निकला। मरी के किसी होटल में उनका अंदाज न था। इस मर्तबा वो शायद होटल में नहीं ठहरे थे या फिर फैयाज का दोस्त फरेब नज़र का शिकार हुआ था। फैयाज 2-4 दिन रहकर मरी से वापस लौट आया। सैयदपुर का जिन और नीलम मरी में मौजूद थे। सैयदपुर के जिन ने इस मर्तबा किसी होटल का रुख करने की बजाय एक ऐसे बंगले का रुख किया जो एक खूबसूरत मकाम पर और बिल्कुल अलग थलग था। ये बंगला कराची के एक बिजनेसमैन का था
जो इस वक्त खाली पड़ा था। ये बंगला सारा साल खाली ही रहता था। कभी कभार बिजनेसमैन और उसके बीवी बच्चे इधर का रुख करते थे। आते भी थे तो 10-12 दिन से ज़्यादा न रहते। फिर सारा साल ये बंगला लॉक्ड रहता था। सैयदपुर के जिन ने इस बंगले में अपना डेरा जमाया। ये बड़ा मौजू बंगला था। नीलम का यहाँ रहकर बैरूनी दुनिया से राबता मुमकिन न था। इस बंगले में टेलीफोन था, न आसपास कोई घर था। बंगला भी काफ़ी ऊंचाई पर था। यहाँ से फरार होकर अव्वल तो यहाँ से फरार होना मुमकिन ही न था। लोगों के दरमियान पहुँचना इतना आसान न था। सैयदपुर का जिन इस पुरफजा मकान पर आकर बहुत खुश था। इंसानों से दूरी और मुकम्मल तन्हाई। यहाँ दादा गफूर थे, न मामू फुरकान, नियाज मोहम्मद था, न इमली वाला बाबा। वो बड़े सुकून से यहाँ ज़िंदगी गुजार सकता था। शुरू के 1-2 दिन सैयदपुर का जिन मरी के पुररौनक इलाके में घूमा था। नीलम को शॉपिंग भी कराई थी, होटलों में भी बैठे थे। उसके बाद उसने नीलम को इंसानों के दरमियान ले जाने से एहतराज किया था। वो घर से निकलते अब भी थे, लेकिन सैयदपुर के जिन की कोशिश होती कि किसी इंसान की उन पर नज़र ना पड़े। सैयदपुर का जिन बहुत खुश था, और क्यों ना होता। परियों जैसी एक हसीन लड़की उसके घर में थी। पुरफजा मकाम था, यकबस्ता हवाएं थी, चांदनी रातें थी, खुशबुएं थी, रेशमी बदन की महक थी। क्या नहीं था यहाँ, सब कुछ था। अजाब में तो नीलम थी, और क्यों न होती। वो हर वक्त शोलों में घिरी रहती थी। तपिश थी, बदन को झुलसा देने वाली आग थी। सैयदपुर का जिन एक अजाब की सूरत में उस पर मुसल्लत था। वो अपने प्यारों से दूर थी और तन्हाई के दोजख में झुलस रही थी। यहाँ क्या था।